हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस चैप्टर में हम कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। यूनाइटेड नेशन हो गया, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो जमाने भर की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल रोल है ऑर्गेनाइजेशंस का सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में, ठीक है? तो 1945 से देखें हम, तो 1990s तक जो है वर्ल्ड में 2 सुपर पावर डोमिनेट कर रही थी। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ठीक है, 1990s में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। इसमें से 15 देश निकल के आ गए। इसमें से एक रशिया भी था, है ना? तो रशिया जो है यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू करके चला। इसके बाद से जो है जो यूएसए है ना, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री निकल के आया। और प्रेजेंट टाइम पर जो है चाइना इसकी डोमिनेंस को चैलेंज दे रहा है। ओके, और आज के टाइम पर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलता है ना? तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कैसा रोल रहा, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। और हम एग्जामाइन करेंगे ये जो वर्ल्ड है ना, तो उसमें दोबारा से जो रीस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, क्योंकि ना नए-नए चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है? तो नई-नई प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना, जैसे टेररिज्म हो गया, ओके, कोविड-19 जो पैंडेमिक आई थी, तो इस सब में जो है वर्ल्ड लेवल पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एक देश जो है सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, हर देश को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना होगा, वहाँ के लोगों को जो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जो है क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। ओके, कोविड-19 की बात करें तो ये पैंडेमिक सार्स-कोव-2 तो ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ निकल के आ रही हैं आज के टाइम पर। ओके, ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ जो क्या होती हैं कि जब ह्यूमन से सॉरी एनिमल से जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है वायरस। ओके, जैसे कि कोविड जो निकल के आया था ना, ये कोविड वायरस जो था सार्स-कोव-2 नाम था इसका। तो ये जो है फ्रूट बैट जो चमगादड़ था उसमें से निकल के आया था और ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हुआ था, है ना? तो ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ भी एक नया चैलेंज निकल के आ रहा है, तो इसको भी वर्ल्ड लेवल पे टैकल करने की ज़रूरत होगी, सारे लोगों को कोऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना? तो हर एक सेक्टर में कोऑपरेट करने के लिए नए-नए चैलेंजेस से डील करने के लिए जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस में, है ना? पहले के टाइम पर बनाई गई ऑर्गनाइजेशन आज के टाइम पर टैकल नहीं कर सकती ना चैलेंजेस को, तो थोड़ा बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। यूएस का राइज़ हुआ, ओके, तो ये सब चीज़ें भी देखेंगे। पोटेंशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएनएससी जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, इसका भी कई सारा क्रिटिसिज़्म होता है यूएनएससी का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो वो परमानेंट मेंबर्स अपने फ़ायदे के लिए वीटो पावर्स का यूज़ करते हैं। ओके, वीटो पावर तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना? इंडिया भी बोलता है कि हमें भी परमानेंट सीट दीजिए इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें भी रिफॉर्म और जो डिफिकल्टीज़ हैं, ओके, तो ये सब देखेंगे। रिफॉर्म लाने में भी इसमें बहुत डिफिकल्टीज़ हैं। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो यूएन में रहा, है ना? और सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड में जो डील करने में, जो वर्ल्ड में एक सुपर पावर डोमिनेट कर रही है उस चीज़ों से डील करने में, और ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइजेशन वगैरह क्या रोल प्ले करती हैं, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशन का लोगो दिया गया है। इसमें देखो वर्ल्ड मैप को दर्शाया गया है, उसके साथ-साथ जो ऑलिव ब्रांचेज़ हैं उसको। तो ऑलिव जो ब्रांचेज़ होते हैं ना, उसमें दिखाया गया शांति, वर्ल्ड पीस के बारे में बात की गई है ये, ठीक है? तो ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन? अब इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन की बात करेंगे हम, तो 2 कार्टून्स दिए गए हैं नीचे, तो ये देखते हैं। ये दोनों कार्टून जो है कमेंट कर रहे हैं इनइफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गनाइजेशन को यूएन भी कहते हैं, तो इसमें दिखाया गया कि कोई काम की नहीं है, ठीक है? तो बस बैठी हुई है ऑर्गनाइजेशन, बस बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, पर जिसको जो करना है वो करके चला जाता है, ओके? तो लेबनान क्राइसिस हुआ 2006 में, तो कार्टून देखते हैं हम, यहाँ पे देखो 2 कार्टून दिए गए। ये देखो यूनाइटेड नेशन के लोगो पड़े हुए हैं, क्या ही कर लिया यूनाइटेड नेशन ने, है ना? तो 2006 में ना इज़राइल ने अटैक किया था लेबनान पे। लेबनान में हिज़्बुल्लाह नाम का एक ग्रुप है, ठीक है? मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि बार-बार इज़राइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो ये हिज़्बुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप को ईरान भी सपोर्ट करता है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपस में दुश्मनी भी होती है ना कंट्रीज़ की, तो इज़राइल और जो ईरान भी पसंद नहीं करते हैं एक-दूसरे को।
तो इज़राइल के जो है लेबनान उसके ऊपर करता है, वहाँ के हिज़्बुल्लाह, तो इज़राइल ने 2006 में इनके ऊपर अटैक किया। तो बहुत सारे जो हैं सिविलियंस की जान चली गई इसमें। कई सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी और रेजिडेंशियल एरिया थे, वो भी जो है बॉम्बार्डमेंट के अंदर आ गए थे। बॉम्ब वगैरह गिरा दिए गए थे वहाँ पर। यूनाइटेड नेशन ने रेज़ोल्यूशन पास किया अगस्त में और इज़राइली आर्मी ने फिर वापस गई वो अपने रीजन में अक्टूबर में। दोनों कार्टून जो है कमेंट कर रहे हैं कि यूएन का कैसा रोल है, भई क्या ही रोल प्ले कर रहा है यूएन, है ना? जिसको देखो वो तबाही मचा के चले जाते हैं। यूक्रेन और रशिया का इश्यू देख लो आप, अभी रिसेंटली जो है इज़राइल पैलेस्टीन का देखने को मिला, है ना? तो क्या ही कर लिया यूनाइटेड नेशन ने, बस रेज़ोल्यूशन पास करते रहते हैं बैठ के। तो वही है, किताबों में चीज़ें अलग दी रहती हैं और रियलिटी अगर देखो ना तो कुछ और ही होता है। ओके? तो इस कार्टून में देखने को मिली हमें ये चीज़ें। दूसरी तरफ देखें हम तो यूनाइटेड नेशन जो है उसको कहा जाता है कि भई ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है वर्ल्ड में। तो हम इसको देखें तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि भई बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन है। ये जो है होप रिप्रेज़ेंट करती है जो ह्यूमैनिटी का, कि शांति के प्रति लेकर के चलेंगे आगे और पीस लेकर के चलेंगे, प्रोग्रेस होगा। ओके? तो हमें एक ऑर्गनाइज़ेशन यूएन जैसी उसकी ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पर जो है 2 हम ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन जो है उसको क्रिएट किया गया ताकि ह्यूमैनिटी को इसलिए नहीं क्रिएट किया गया कि जो वो ह्यूमैनिटी को हेवन लेकर के जाए। ओके, मतलब कि जो ह्यूमन्स को या फिर अगर इंसानियत की बात करें तो वो स्वर्ग में लेकर के जाए, इसलिए नहीं क्रिएट किया गया है यूनाइटेड नेशन को। इसलिए बनाया गया है यूनाइटेड नेशन को ताकि वो बचा सके जो हमारा दे जो वर्ल्ड है ना, उसको ह्यूमैनिटी को नरक बनने से बचा सके, ठीक है? मतलब वर्स्ट चीज़ें ना हो जाए उससे बचा सके। तो ये जो डैग थे ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, सेकंड सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने बोला है। यहाँ पर जो है शशि थरूर जो है हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इन्होंने भी कुछ बोला है, ठीक है? फॉर्मर यूएन में सेक्रेटरी रह चुके हैं, जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं टॉकिंग शॉप जो नहीं बकैती काटते हैं, बातें करते रहते हैं शॉप में बैठ कर के, तो वही। क्या यूनाइटेड नेशन ऐसी है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जो है स्पीच वगैरह, भाषण वगैरह दिए जाते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है? मीटिंग करते हैं, ये लोग बैठते हैं, ओके? स्पेशली एनुअल सेशन जब होता है ना जनरल असेंबली का, तब खूब बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक-दूसरे को सुनाते हैं सब। बट जो वेस्टर्न कल्चर थे ये कहते हैं कि भई हथियार लड़ाने से अच्छा है कि अपना जो ज़ुबान लड़ाई जाए, है ना? मुँह से मुँह बकैती कर लो, ठीक है? मतलब बकवास कर लो, ओके? एक-दूसरे को मुँह से लड़ लो रेदर देन जो वॉर वगैरह की जाए, ओके? तो बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी अच्छी चीज़ है कि ऐसी प्लेस हो वर्ल्ड में जहाँ सारी की सारी कंट्रीज़ बैठें, ठीक है? आएँ सारी की सारी कंट्रीज़ वाले और आपस में ना बकवास करें, ठीक है? एक-दूसरे का सर खाएँ रेदर देन जो बैटल फील्ड में जाकर के एक-दूसरे को मार दें, ओके? तो वही है कि टॉकिंग शॉप भी ठीक ही है, ओके? तो ये दोनों कोट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन जो है सारी चीज़ों का आंसर नहीं है उसके पास में, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हेल्प करती है, हम मैटर जो भी वॉर और पीस का मैटर होता है उसमें थोड़ी मदद तो करते हैं। ये जो कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं कि भई वो कोऑपरेट कर लें, है ना? बेटर कंडीशन प्रोवाइड कर सकें सभी लोगों को। मतलब कि एक-दूसरे की मदद भी कर पाते हैं और जैसे नहीं कोई जैसे अभी ना यूएस ने खूब सारे टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर, जो कस्टम ड्यूटी बहुत सारी बढ़ा दी। तो यू जो चाइना ने भी उल्टा जवाब तो दिया पर उसने क्या किया, उसने जो है डब्ल्यूटीओ में भी कंप्लेंट फाइल की भई देखो यूएस कैसी हरकतें कर रहा है ना? तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक-दूसरे को जो है कंप्लेन वगैरह भी करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में, एक-दूसरे के बारे में खरी-खोटी भी बोलते हैं, ओके? तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक्सिस्ट करते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वॉर में ही तब्दील हो जाए हर चीज़ें, मतलब लड़ाई करना ज़रूरी हो। ओके, ये लोग जो है डिस्कस भी कर सकते हैं अपने जो कंटेंशियस इश्यू हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं लड़ाई झगड़े वाले इश्यूज़ हैं उसमें बातचीत भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सच है, ठीक है? कि लोग ना उतना ध्यान नहीं देते पर ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस हैं, अगर बातचीत के थ्रू सुलझाए जाएँ तो ठीक है सॉल्यूशन निकल जाता है। जो रोल है ना इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन का इम्पोर्टेंट होता है इसमें जब लोग बातचीत करके अपने सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन कोई सुपर स्टेट नहीं है या फिर सुपरमैन नहीं है, ओके? कि अपनी अथॉरिटी है उसकी सारे के सारे मेंबर्स उसके कंट्रोल के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट मतलब कि
स्टेट्स ने ही उसको क्रिएट किया है सारे देशों के द्वारा ही, ओके। और वही देश जो है वहाँ पर जाकर बैठेंगे तभी तो वो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन कहलाएगी ना, ओके। जब स्टेट एग्री किए तभी तो ये इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन बनाई गई और जब ये क्रिएट की गई तो ये हेल्प करती है मेंबर्स स्टेट को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके शांति से पीसफुली, ओके। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन हेल्प करती है दूसरे तरीके से भी। नेशंस जो है वो ना, तो उनको कुछ तो देखना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको साथ में करनी होंगी। कई सारे इश्यूज़ हैं, चैलेंजेज़ हैं, हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था अभी शुरू में, ओके? तो उनको डील करने के लिए सभी लोगों को साथ में काम करना होगा। जैसे कि डिसीज़ेज़ की बात करें, कोविड-19 के टाइम पर सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ा था। रिसर्च पेपर वग़ैरह सारे के सारे पब्लिश कर दिए गए थे ताकि सारे साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के हैं, वो अपना-अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। एट लीस्ट वैक्सीन तो बन जाए कोविड की, है ना? तो ये डिसीज़ेज़ वग़ैरह हो गई। तो कुछ डिसीज़ेज़ तभी इरेडिकेट हो सकती हैं जब सारे के सारे वर्ल्ड के लोग जो हैं कोऑपरेट करें, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन दें, ओके? और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो इसको भी डील करने के लिए जो है कंट्रीज़ को साथ में आना होगा। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रही है ग्रीन हाउस गैसेज़ जैसे कि CH4 हो गया, मीथेन हो गई, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऐसी कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं, ओके? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है ना, ये क्या करती है, ट्रैप कर लेती हैं जो हीट आती है अर्थ में, ओके? तो सोलर इंसुलेशन को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी और ज़्यादा गर्म होने लगती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ओके? नेचुरली ये होता था तो थोड़ी गर्म हुई हमारी पृथ्वी तो रहने लायक कंडीशन बन गई। अब क्या हो रहा है, हम इतना ज़्यादा एमिशन रिलीज़ कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, व्हीकलर एमिशन हो गए, पेड़ वगैरह सब काट रहे हैं हम, तो ये जो गैसेज़ हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ ये बढ़ती जा रही हैं। जिसकी वजह से जो है हीट भी अर्थ में बढ़ती जा रही है, ओके। जो हीट आती है अर्थ में, ये सोलर इंसोलेशन जो आती है, अर्थ में जो सूरज की रोशनी आती है वो कैप्चर होती जा रही है इनके थ्रू, ठीक है? तो और ज़्यादा पृथ्वी गर्म होती जा रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमको ये एमिशन को कम होना होगा। इसलिए जो है नेट ज़ीरो के एमिशन के ये टारगेट रखे जाते हैं ज़माने भर के कि भई हम 2050 तक जो है एमिशन जो कम कर देंगे, ये बिल्कुल खत्म कर देंगे, ओके? मतलब कि इतना करेंगे कि जितना हम निकालें उतना कंज़्यूम भी हो जाए। जैसे पेड़ लगा दिए तो CO2 हमने रिलीज़ भी किया तो वो जो है पेड़ ने ले लिया और ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी, है ना? फ़ोटोसिंथेसिस हो गया। तो नेट ज़ीरो इसी को कहते हैं, ओके। तो डेंजर है कि सी लेवल भी अब देखो सारी की सारी बर्फ़ भी पिघल रही है। आर्कटिक रीजन की बात करें, अंटार्कटिक रीजन की बात करें, दोनों साइड जो देखें तो वहाँ पर भी जो है बर्फ़ पिघलती जा रही है। ओके, तो बर्फ़ पिघल रही है तो सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जो ओशन है उनका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ जो है डूब रहे हैं। तो साइंटिस्ट वगैरह हैं सब इस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? उन्होंने मेज़र भी किया है, ये सारी चीज़ें देखी हैं तो पता चला है कि ये जो सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ओके, जिसकी वजह से सिटीज़ भी डूबती जा रही हैं, ओके, कोस्टल एरिया में पानी बढ़ता जा रहा है ना? और सबमर्ज हो जाएँगे ऐसे में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो है ना? तो ऑफ़ कोर्स हर कंट्री को जो है काम करना होगा, इसमें सॉल्यूशन देखना होगा, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें हम, है ना? एमिशंस को कंट्रोल करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको शिफ्ट होना होगा, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें और टेम्परेचर को एटलीस्ट इतना रखें कि लोग ना उनका जीवन जो है चल पाए, ओके? तो इन द एंड जो इफेक्टिव अप्रोच होगा कि हम स्टॉप कर पाएँ वार्मिंग को, है ना? तो इसके लिए जो है एटलीस्ट मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स को कोऑपरेट करना होगा, है ना? वर्ल्ड में जैसे कि अमीर कंट्रीज़ जो है रिच कंट्रीज़ जैसे कि यूएस की हो गई, यूरोप की हो गई, तो इनको भई जो है सपोर्ट करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकें, है ना? तो इसके अलग-अलग सॉल्यूशन निकाले जाएँगे। तो जिसके लिए सभी लोगों को साथ में आना होगा। अनफॉर्च्युनेटली हमें पता है कि हमें कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, पर कोऑपरेशन करना की पता है हमको कि हमें ये काम करने की ज़रूरत है। पता है हमें कि हम पढ़ाई करेंगे, तो हम जो है एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, पर करना भी तो ज़रूरी है ना? तो कोऑपरेटिंग ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती है, ओके? कि कर रहे हैं कि नहीं, पता है हमें कोऑपरेशन करना है, पर नहीं कर रहे हैं ना, तो नेशंस को रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि भई हमें ज़रूरत है, ओके? कि हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। बट एग्री नहीं कर पाते हैं, इन लोगों का कंसेंसस नहीं बैठता है एक चीज़ों पे कि हम किस तरीके से कोऑपरेशन करेंगे या फिर जो है कॉस्ट कैसे शेयर करेंगे। ओके, जो बेनिफिट हो कोऑपरेशन का सभी लोगों को मिले, ओके, जस्टली डिवाइड हो।
और जो हम जो है क्या करें कि कोई भी जो इंसान जो है अपना एग्रीमेंट वगैरह ब्रेक ना करे या चीट ना करे, है ना? तो ये भी चीज़ें देखनी होंगी। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और जो है प्रोड्यूस करती है इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ किस तरीके से हम कोऑपरेट करें। तो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन इसमें अच्छा काम करती है। ये प्रोवाइड करेंगी आपको मैकेनिज़्म, ठीक है? रूल्स और ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से जो मेंबर्स हैं ना कोऑपरेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस में और जो है कॉस्ट वगैरह जो शेयर किया जाए प्रॉपर्ली। ठीक है? और जो बेनिफिट है ना सभी लोगों में फेयरली डिवाइडेड हो और जैसे ही मेंबर जॉइन कर ले एग्रीमेंट को तो उसको ऑनर किया जाए। ओके, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को माने एग्रीमेंट की जो भी जॉइन कर रहा है तो, है ना? वो भी इज़्ज़त करे इन चीज़ों की। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ-साथ हमने देखा यूनाइटेड नेशन जो है उसका थोड़ा डिफरेंट रोल हो गया। यूएसए जो है ना वो उसके अलाइज़ जो हैं वो जीत गए थे यूएस और यूएस के जो दोस्त थे ना ठीक है, जो यूएस का सपोर्ट कर रहे थे कोल्ड वॉर में वो। तो कंसर्न निकल के आया था कि गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उन सब के ऊपर अब यूएस ना अपना पावरफुल दिखाएगा, अपना पावर दिखाएगा। मतलब कि वेस्ट की कंट्रीज़ तो यूएस के कंट्रोल में थी, है ना? तो वेस्ट की कंट्रीज़ और यूएस जो है ना, हर किसी के ऊपर अपनी पावर दिखाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली सबको चलना होगा। क्या यूएस जो जो यूनाइटेड नेशन है, क्या सर्व कर पाएगा कि प्रमोट कर सके, डायलॉग वगैरह डिस्कशन कर सके यूएस के साथ में? क्या जो वो लिमिट कर सकता है अमेरिका की जो हेजेमनी थी अमेरिकन गवर्नमेंट की? ओके, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था, अमेरिका सबसे पावरफुल हो गया था। तो इसमें भी क्वेश्चन जो हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को भी एंड ऑफ द चैप्टर में, ओके? तो यहाँ पर ये जो ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में दिया हुआ है, आईएमएफ के बारे में तो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि क्या देखती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। ये ना रेगुलेशंस तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उसको देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है साथ में क्रिएट किए गए थे। इनको ब्रेटन वुड ट्विन्स ट्विन्स कहा जाता है, ठीक है? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है? जो ये ना 1944 में इनको क्रिएट किया गया था। बेसिकली इनको इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि यूरोप में ना बहुत सारी तबाही मच चुकी थी वर्ल्ड वॉर की वज़ह से। तो यूएसए ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर के क्रिएट किया कि भाई ये जो क्या करेंगे, ये लोग हेल्प करेंगे यूरोप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है? तो इसलिए इनको बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देता है, आईएमएफ जो है क्राइसिस वाली सिचुएशन से निकालने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने देखा कि भई इस कंट्री जो है अच्छी खासी ग्रोथ भी हो रही है, यहाँ पर जो है हम पैसे दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया 10, 20, 30 साल के लिए लोन दे दिया कि चलो भई तुम अपना डेवलपमेंट कर लो। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो अ, मतलब लॉन्ग टर्म लोन और कम इंटरेस्ट पे। आईएमएफ क्या करता है जैसे ना बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, जैसे हमारे देश में ना 1990s के टाइम पर जो है हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, फॉरेन रिज़र्व नहीं बचा था। ठीक है? तो उस टाइम पर ना हमें आईएमएफ से मदद लेनी पड़ी थी। आईएमएफ उस टाइम पर आपको मदद करेगा पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऊपर इम्पोज़ कर देता है। अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये देखने को मिला था, ठीक है? श्रीलंका भी जो है पूरा कर्ज़े में डूब गया था चाइना के, ओके? तो श्रीलंका को निकालने में भी हेल्प की आईएमएफ ने। तो यही काम करते हैं, बाकी डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। आईएमएफ में 190 मेंबर्स हैं 2024 के अकॉर्डिंगली और जो है इसमें जो इक्वल से एन्जॉय नहीं करते हैं G7 कंट्रीज़ जो कि अमीर देश हैं, ठीक है? 1975 में ये ग्रुप ऑफ 7 क्रिएट किया गया था जिसमें सारे अमीर देश आते हैं मतलब 7 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो यूएस जो है 16.52 शेयर होल्ड करता है, जापान का हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, ठीक है? इनके वोट्स हैं इसमें। तो जी7 यहाँ पर डोमिनेट करता है, ओके? अब बाकी चाइना का भी शेयर है, इंडिया का इतना कम है और रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, सऊदी अरेबिया। तो ये मेजर मेजर मेंबर्स हैं इसके, ठीक है? आईएमएफ के जो कि शेयर होल्डर्स हैं। बेसिकली जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ ही डोमिनेट करती हैं हर जगह। ओके, तो अभी देखो ये फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन की हम फाउंडिंग देखते हैं। यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीग ऑफ द नेशन हुआ करता ना 1919 में जो बनाया गया था, ठीक है? पर जो है लीग ऑफ द नेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था कि भाई अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगी जिसमें जो है लोग कोऑपरेट करेंगे कंट्रीज पर इसमें जो है यूएस वगैरह ने ज्वाइन नहीं किया इसको ओके तो ये कोई काम का नहीं रहा उतना और बाद में क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो पता चला ये तो कोई काम का ही नहीं है तो इसको हटा करके फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया था ओके तो अगस्त 2000 सॉरी 2000 बोल रहे 1914 में जो है अगस्त में साइन किया गया अटलांटिक
चार्टर। यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन जो एस चर्चिल। 1942 जनवरी में 26 लीड नेशन ने जॉइन किया। नहीं, इन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द एक्सेस पावर्स, ठीक है, वॉशिंगटन में, डीसी में। ओके, सपोर्ट किया अटलांटिक चार्टर को एंड साइन किया डिक्लेरेशन बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन। 1943 में जो है तेहरान कॉन्फ्रेंस से ये डिक्लेरेशन किया गया थ्री पावर्स का। फिर 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, बिग थ्री, जो कि यूएस हो गया, ब्रिटेन, यूके, ठीक है, और सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है, बाद में रशिया इसकी लेगेसी को लेकर के चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अप्रैल मई में 2 मंथ में देखेंगे यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है चार्टर जो है उसको साइन कर लिया 50 नेशंस ने, पोलैंड ने भी साइन कर लिया था इसको। ओके, और फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो बन गया था पूरी तरीके से। यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। 1945 में 30 अक्टूबर में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड नेशन को। ओके, तो अब देखते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है इनकरेज किया गया कि जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज है ना वो क्या करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करें ताकि जो है वो डील कर सकें जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आएगा। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी एक बार बता दो। 1914 से 1919 तक रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद में जो है लीग ऑफ द नेशन बनाया गया था। ओके, कई सारे लोगों को लगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करेगा ताकि वॉर वगैरह ना हो फ्यूचर में। तो एज अ रिजल्ट लीग ऑफ द नेशंस क्रिएट किया गया। डिस्पाइट इनिशियल जो सक्सेस, शुरू में तो सब सही रहा, फिर ये जो है लीग ऑफ द नेशन वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया। लीग ऑफ द नेशन कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई 1939 से लेकर के 45 तक। कई सारे लोगों की जान गई इसमें, सबसे ज्यादा तो नाजीज जो जर्मनी में थे ना उन्होंने मारा था ज्यूज को। ओके, और यूएस के एटॉमिक बम ने जो जापान में तबाही मचाई थी। ओके, तो इसके बाद में जो है ये कोई काम का नहीं रहा, तो यूनाइटेड नेशन को सक्सेसर बोला जाता है लीग ऑफ द नेशन का। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो द ऑर्गेनाइजेशन was set up through the signing of the United Nations Charter by the 51 states। तो 51 इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को स्टेट कहा जाता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन के 51 स्टेट्स जो थी उन्होंने चार्टर को साइन किया। मतलब 51 कंट्रीज ने जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया, मतलब एक डॉक्यूमेंट कि हम टर्म्स एंड कंडीशन को जो है एग्री कर रहे हैं। इन्होंने ट्राई किया कि अचीव कर सके लीग, जो लीग अचीव नहीं कर पाया था दोनों वॉर के बीच में, है ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव था कि सबसे पहला तो था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को प्रिवेंट करे, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, वॉर ना हो। कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करे, ठीक है? कोऑपरेशन बढ़ाए, साथ-साथ लोग चलें, अच्छे से चलें, है ना? तो ये फाउंड किया गया था कि होप थी कि भाई स्टॉप कर देंगे जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, ठीक है? जो वॉर को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको रोक देंगे। अगर वॉर हो भी जाती है तो हम लिमिट करेंगे कि लोगों के बीच में जो है अनफ्रेंडली ना हो, वो गुस्सा ना करें और वॉर को जो है रोक सकें। तो फिर जब कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता था, ओके, कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर हो भी जाता है वॉर तो यूनाइटेड नेशन कोशिश करेगा कि कंट्रीज़ को साथ में लेकर के आए, ठीक है? और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सारे देश में, है ना? वर्ल्ड के लेवल पे। तो ये चीज़ों में बेसिकली कि भाई वॉर वगैरह ना करो, लड़ाई-वड़ाई ना करो, शांति से रहो, तो यही बात की गई यहाँ पर। ओके, अभी देखेंगे यूनाइटेड नेशन का। तो 2011 में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स स्टेट बन गए। इनमें कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जुड़े। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाई गई जिसमें मेंबर्स जो हैं सबके पास में एक वोट होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके, यहाँ पर मिलकर के बातचीत की जाती है, एक दूसरे को सुनाते भी हैं खूब, ये वही टॉकिंग शॉप है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएसए हो गया, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है? तो दीज़ स्टेट जो है सिलेक्ट किया जाता है इनको एज़ अ परमानेंट मेंबर, और ये परमानेंट बने हुए हैं, अपनी पावर को जो है एन्जॉय कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से। और जो है ये, क्योंकि ये जो है वॉर में विक्टर्स थे, ओके?
चाइना को नहीं मिल रही थी सीट, इसके भी पीछे कहानी है। फिर चाइना को मिल गई सीट, ओके। बाकी की कंट्रीज़ जो है वो तो वर्ल्ड वॉर में जीती थी ना, तो उसको इसलिए उनको मिली थी। यूनाइटेड नेशन जो है अच्छी खासी जो पब्लिक फिगर देखने को मिलता है एंड रिप्रेज़ेंट करता है हेड, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। आज के टाइम पर जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है? एंटोनियो गुटेरेस, ओके। तो ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल जो है, ये 9th है यूएन में। इनका टर्म शुरू हुआ था 1 जनवरी 2017 में। ये जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के, ओके। 1995 से लेकर के 2000 तक एंड यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हैं, रह चुके हैं 2005 से लेकर के 2015 तक। यूनाइटेड नेशन में कई सारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं, एजेंसीज़ भी हैं। ठीक है, यूएन की कई सारी एजेंसीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी हुई है, अभी पढ़ लेंगे। वॉर एंड पीस जो है और जो डिफरेंसेस वगैरह हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सारे मेंबर्स के बीच में स्टेट्स में डिस्कस किया जाता है यूनाइटेड नेशन असेंबली में। इनकी एनुअल मीटिंग होती है, तो देखना कई बार जो है पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, हमेशा जो है इंडिया को ही ब्लेम करते रहते हैं। मतलब उनके पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, ले-दे के इंडिया के पीछे ही पड़े रहते हैं, ठीक है? सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं तो इनको भी डील करेंगे बाय एजेंसीज़ जो हैं इनको डील करती हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन बनाई गई, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ वगैरह की चीज़ों को देखेंगे। कई सारे ये प्रोग्राम चलाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हेल्थ के प्रोग्राम चलाते हैं, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि जो भी बीमारियाँ हैं उनको एलिमिनेट कर सकें। ओके, पर अभी रिसेंटली जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत चिढ़ते हैं इससे, क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ ने बताया नहीं था ना चाइना के वायरस के बारे में। चाइना ने डब्ल्यूएचओ को पैसे दिए थे। ओके, तो इस टाइम पर बताया नहीं था, मतलब कंट्रीब्यूशन किया था फंड में और बताया नहीं, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत चिढ़ गए थे इससे। चाइनीज़ वायरस करते रहते थे। और डब्ल्यूएचओ को खूब सुनाया था उन्होंने 2020 में जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसकी हमने देखा था ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लास्ट चैप्टर में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जो कमीशन फॉर रिफ्यूजी है जो रिफ्यूजीज के बारे में बातचीत करते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है जो कि बच्चों के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की आपने सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे देश में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ओके, तो कल्चरल भी होती हैं, एनवायरमेंटल भी होती हैं, तो आप देख के बताना कितनी है, ठीक है? जैसे ताजमहल हो गया, इसको भी यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके? तो देखना बहुत सारी है अपने देश में, आप चाहो तो वहाँ घूम भी सकते हो, है ना? जाके देख सकते हो, अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपको पता चलेगी फिर। यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशन सिस्टम दिया गया है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जिसमें 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू, ठीक है? जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, उन जजेस के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी जाती है, तब जाके वो 9 जजेस 15 जजेस सिलेक्ट होते हैं और हर एक जो जज होता है उसका टर्म होता है 9 साल, वो 9 साल तक के लिए जज रहता है, ठीक है? और सिक्योरिटी काउंसिल में भी और जो हेग में बेस्ड है ये, ठीक है? हेग नीदरलैंड में, ओके? तो अब देखते हैं हम जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास में वीटो राइट है। वीटो राइट का मतलब ये हो गया कि वो मेंबर देखो ये 5 मेंबर्स हैं, ओके, ऐसे ही यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ओके, और चाइना, तो ये मेंबर्स हैं 5। ओके, अगर इनको कुछ पसंद नहीं आया, जैसे ना अगेंस्ट बोला जा रहा है कि इज़राइल भई आप सही नहीं कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, या फिर रशिया को बोला जा रहा है भई तुम सही नहीं कर रहे हो, ये वो, उनके खिलाफ रेज़ोल्यूशन आ गया। तो इनने क्या किया, वीटो कर दिया, बोल दिया कि हमें नहीं पसंद आ रहा। तो मतलब अब उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, वो गया काम से, है ना? तो ये वीटो करने की पावर रहती है इनके पास में, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास में वीटो पावर है। ठीक है? अगर बोला गया इन लोगों ने 4 मेंबर्स ने एग्री कर लिया कि भाई ठीक है इंडिया को जो है परमानेंट सीट दे दी जाए। तो इसमें पता चला चाइना ने क्या किया, वीटो कर दिया। तो गई भैंस पानी में, है ना? मतलब फिर रह जाता है डिसीजन, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता। ये लोग वीटो का इतना इस्तेमाल करते हैं, ओके? तो जनरल असेंबली जो है 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट होते हैं 2 इयर्स के लिए। ओके, तो डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं सारे यूएन मेंबर्स के ऊपर। इसकी सब्सिडियरी बॉडी भी है, मिलिट्री स्टाफ कमिटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल भी है।
ठीक है? और पीस कीपिंग ऑपरेशन भी चलते हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जिनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा देश भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करता है, ओके? तो अब यहाँ पर देखो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये रिपोर्ट करते हैं दोनों सिक्योरिटी काउंसिल को और जनरल असेंबली को। ठीक है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इनका ठीक है जनरल असेंबली ये जनरल असेंबली जो है यहाँ पर 193 मेंबर्स हैं, ये वोट है सबके पास में एक-एक वोट है। मेजर जो डिसीजन सॉरी मेजर डिसीजन जो होते हैं 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, अदरवाइज़ सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, ठीक है? तो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं सारे मेंबर्स के ऊपर। सेक्रेटेरिएट है, तो इंटरनेशनल स्टाफ जो है सर्व करता है अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स को तो इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल जिनको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली में। ओके, तो रिकमेंडेशन होती है सिक्योरिटी काउंसिल की 5 साल का टर्म होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी हैं जैसे जनरल असेंबली की अगर देखें प्रोग्राम्स एंड फंड तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट काउंट जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, चिल्ड्रंस फंड हो गया, पॉपुलेशन फंड हो गया, यूनाइटेड नेशन एफपीए होता है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर तो ज़माने भर की एजेंसी बना कर के रखी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया 1961 में इसको बनाया गया था, इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। ओके। तो ह्यूमन सेटलमेंट, कई सारी सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं इनकी, ठीक है? रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन होती है, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की बात कर रहे हैं। ओके, बस जैसे कि देखो दूसरी एंटिटीज़ के बारे में, यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, जॉइंट प्रोग्राम्स ऑन एचआईवी एड्स, ओके? यूनाइटेड नेशन की कई सारी स्पेशलाइज़्ड एजेंसीज़ भी होती हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन ये जो है 1919 में बनाई गई थी, ओके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन है, ये जो है फूड वगैरह के बारे में चीज़ें देखते हैं, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन यूनेस्को, ओके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ये डब्ल्यूएचओ है 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। ओके 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गए, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएमओ हो गया, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन वेदर से रिलेटेड चीज़ें, है ना? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो इतनी सारी एजेंसी बना कर के रखी है ना ओके, अब देखो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है यूनाइटेड नेशन की, जो मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली जो है इलेक्ट करती है इनको। ओके, तो यहाँ पर देखो इनके भी जो फंक्शनल कमीशंस है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर। रीजनल कमीशंस है इनके इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड वेस्टर्न एशिया। ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो कि आज के टाइम पर ऐसे ही है मतलब कोई काम की नहीं होती। तो सस्पेंड हो गई थी 1 नवंबर 1994 में विथ इंडिपेंडेंस ऑफ मतलब कि ट्रस्टीशिप जो तो जो भी टेरिटरीज़ पहले जो ना क्या कहते हैं वो पहले कॉलोनीज़ थी फिर आज़ाद हो गई। ओके, फिर वो जो है मतलब उनकी देख-रेख करने की ये सारी इश्यूज़ तो उनको देखते थे बाकी जो है पलाव जो है वो भी आज़ाद हुआ तो ये कोई काम की नहीं रही फिर, ठीक है? तो ये सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अब इतना सारा रटना तो नहीं है आपको, हाँ, मेजर-मेजर आपको पता होना चाहिए कि ये सारी एजेंसीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन है न इंटरनेशनल लेवल पे। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद में रिफॉर्म की बात की गई यूएन में। तो रिफॉर्म्स मतलब इम्प्रूवमेंट वगैरह करना, चीज़ों को और अच्छा बनाना, है ना? तो फंडामेंटल है किसी भी ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशंस को ताकि जो है वो चेंजिंग जो एनवायरनमेंट जो टाइम के साथ-साथ ये चीज़ें बदलती हैं, तो इन चीज़ों को कोप कर पाएँ, है ना? तो रिफ़ॉर्म वग़ैरह ज़रूरी होते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, ओके? तो यूनाइटेड नेशन में भी चेंजेज़ की ज़रूरत है क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना बने हुए उसको भी। रिसेंट ईयर्स में देखें तो डिमांड होता है कि भई रिफ़ॉर्म करो ये वर्ल्ड की बॉडी पर रिफ़ॉर्म करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट इसका प्रोसेस है। ओके, उसमें भी वीटो-वीटो कर देते हैं ना वो लोग। हाउएवर देयर आर लिटिल क्लैरिटी मतलब उतना क्लैरिटी नहीं है, उतना एग्रीमेंट नहीं है लोगों के बीच में, कंसेंसस नहीं है किस तरीके का रिफ़ॉर्म करना है। 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफ़ॉर्म जो यूएन जो फेस करता है कि रिफ़ॉर्म करो आप जो ऑर्गनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर है, ओके प्रोसेस है एंड रिव्यू करो सारे इश्यूज़ जो भी आते हैं ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्गनाइज़ेशन के। मतलब जितने भी इश्यूज़ यूएन के पास में गए ना डले हुए हैं, कुछ सॉल्व-वॉल्व नहीं होता है इनसे। ठीक है? ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एवरीवन जो सारे के सारे लोगों ने एग्री किया कि जो दोनों एक्सेप्ट्स हैं ना रिफ़ॉर्म के, वो ज़रूरी हैं एक्सपेक्ट जो रिफ़ॉर्म के कि भई रिफ़ॉर्म करो, है ना? तो
तो लोग एग्री किस चीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कंट्रीज़, कि क्या करना है, किस तरीके से करना है रिफ़ॉर्म, है ना? और कैसे करें इसको, ये चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो जो रिफ़ॉर्म इन जो स्ट्रक्चर को, प्रोसेस जो है, इन चीज़ों को रिफ़ॉर्म की जब बात की जाती है, तो बिगेस्ट डिस्कशन आता है जो किस तरीके से काम हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। सबसे बड़ा सवाल जो है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर उठाया जाता है। ओके, क्योंकि डिमांड उठती है कि इसमें जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भई इंक्रीज़ करो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को, ताकि जो रियलिटीज़ है ना कंटेम्परेरी, जो आज के टाइम पर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, वो रिफ्लेक्ट करे उस स्ट्रक्चर में। यूएन में देखो 5 जो है परमानेंट कंट्री बनी हुई है यूएनएससी में। ओके, जिनकी पावर चलती है वीटो करके हर इश्यू को अपने फ़ायदे में जो यूज़ करते हैं वो लोग। बाकी 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन, बताओ आप, वीटो जो परमानेंट कंट्रीज़ है उसमें अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिका का नहीं है, ओशियाना रीजन से कोई नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया और उस तरफ की कंट्रीज़ है ना, आइलैंड कंट्रीज़, उनसे भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बोला जाता है यहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्टिकुलरली जो प्रपोज़ल आता है कि इंक्रीज़ करो मेंबरशिप एशिया से, आप इंक्रीज़ करो मेंबरशिप एशिया, भई ग्रोथ है, सब कुछ है, ठीक है? और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन है। अफ्रीका से तो है ही, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन सब की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। बेसिकली ना जो है यूएस जो है और यूरोप है, उनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है इसमें, ठीक है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बियॉन्ड दिस यूएस एंड अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं यूएन में बजटरी प्रोसेस में, ठीक है? बस ये लोग क्या चाहते हैं कि पैसे बढ़ाओ तुम यूएन में। तो जो इश्यू है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, या फिर जो चीज़ें जो है यूएन के जुरिसडिक्शन में लाई जाए, यूएन के अंडर लाई जाए, तो कुछ कंट्रीज़ मानती हैं और एक्सपर्ट मानते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है पीस में एंड सिक्योरिटी मिशंस में। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन उतना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं अच्छे से। अभी देख लो ना आप, अभी का रीसेंट का एग्ज़ाम्पल, क्या ही रोल प्ले कर लिया। हाँ, इज़राइल जो पैलेस्टीन का इश्यू बना हुआ है, ओके, यूक्रेन रशिया का बना हुआ है, क्या ही रोल प्ले कर लिया तुमने, है ना, यूनाइटेड नेशन। बाकी कुछ कंट्रीज़ चाहती हैं कि भई इनका रोल जो है सिर्फ़ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क तक बस रहे, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, इतना ही काम करो तुम, हमारे मैटर में मत बोलो। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है? तो लेट अस लुक एट द बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ सेट्स ऑफ रिफॉर्म, ठीक है? हम फोकस करेंगे कौन-सा रिफॉर्म, कैसा रिफॉर्म, क्यों चाहिए रिफॉर्म, है ना, ज़माने की चीज़ों में। ओके, इससे पहले ये देख लेते हैं, ये जो सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में दिया हुआ है। ट्राई, गिव, लाई जो थे ये इनका नाम, ठीक है? तो ये जो ट्राई थे, तो ये नॉर्वे के थे, ओके? इस टाइम पर ये सेक्रेटरी जनरल थे। इन्होंने काम किया सीज़ फायर मेंटेन करने में इंडिया कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान। ये भी हमारे यहाँ हिस्टोरिकल ब्लंडर बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि भई हमारी चीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा एरिया है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी साइन हो चुका है, तो हम अपना इंटरनल मैटर खुद ही सुलझा लेंगे। पर नेहरू जी जो है इस मैटर को लेकर के चले गए यूनाइटेड नेशन में। तब से यूनाइटेड नेशन में ये मैटर लटका हुआ है। पाकिस्तान हर बार जाकर के उल्टा-सीधा बकता रहता है ना? तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भई तुम फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए कोरियन वॉर को टैकल करने में, है ना? और सोवियत यूनियन अपोज़ कर रहा है, इसका सेकंड टर्म के लिए इसको अपोज़ किया और उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था पोस्ट से। इन डैग हैमर जो हैमर्स जॉक जॉल्ट हैं जो, ये स्वीडन के थे, इकोनॉमिक्स लॉयर थे। इन्होंने काम किया स्वेज़ कैनाल डिस्प्यूट के ऊपर। स्वेज़ कैनाल जो है ना, वर्ल्ड मैप जो होता तो आपको बताते। स्वेज़ कैनाल जो इजिप्ट के पास है, छोटा-सा रास्ता है जिसकी वज़ह से अंग्रेज़ों को हमारे देश तक आने के लिए एक रूट मिल गया था बहुत जल्दी आने के लिए, ठीक है? तो और ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया था। डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ अफ्रीका के लिए जाने जाते हैं, अवार्ड इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? और एफर्ट रहा है इनका कॉन्गो क्राइसिस को सेटल करने में। यूथ आंट ये भी जो रह चुके हैं, बर्मा से थे ये, ओके, टीचर डिप्लोमेट थे ये, इन्होंने रिज़ॉल्व किया जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का था और कॉन्गो क्राइसिस जो था। यूनाइटेड नेशन जो पीस फोर्स भेजी साइप्रस में, क्रिटिसाइज़ किया यूएस को ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। तो बस ये पढ़ सकते हो, बता ही देते हैं पर, ठीक है? ये कोर्ट जो थे, ये ऑस्ट्रिया से थे, डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने नाम्बिया, लेबनान के रिज़ॉल्व किए डिस्प्यूट और ऑपरेशन जो था बांग्लादेश में रिलीफ का, तो वो दिया। चाइना को ब्लॉक किया। चाइना ने ब्लॉक कर दिया था इनका तीसरा टर्म, ठीक है? और फिर जेवियर जो थे, ये पेरू से थे, लॉयर थे, डिप्लोमेट थे। पीस बनाई इन्होंने साइप्रस में, अफ़गानिस्तान में तो आज तक कोई पीस नहीं बना पाया, क्या ही कर लिया, है ना? अफ़गानिस्तान की सिचुएशन क्या ही है, तालिबान ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा है ना? तो ये हो गया।
और जो ये बॉटरस थे, तो ये इजिप्ट से डिप्लोमेट थे ये, ठीक है। इन्होंने सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन किया मोज़ाम्बिक्यू में, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा इन्होंने भी काम किया। कोफी ए अन्नान इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल में ये थे, घाना से हैं ये, ग्लोबल फंड इन्होंने शुरू करवाया ताकि एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया से फाइट कर सकें, है ना? इसको खत्म कर सकें। हमारे देश में भी टारगेट है टीबी को एंड करने का 2025 का, ठीक है? तो वर्ल्ड में जो टारगेट है टीबी को एंड करने का 2030 का है, पर हमारे देश बहुत एडवांस्ड है, बोला कि हम 25 तक ही खत्म कर देंगे। ऐसा टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि उनको पता है कि भई हमारे देश के लोग हैं, 25 की बात की है तो 30 तक तो खत्म कर ही देंगे, है ना? थोड़ा लेट करते हैं पर कर ही देंगे। यूएस लेड इन्वेजन रहा इराक में, इल्लीगल एक्ट जो था उसका मतलब कि यूएस ने अपने आप ही इराक में इन्वेजन कर दिया था, यूनाइटेड नेशन से पूछा भी नहीं था, ठीक है? तो ये भी देखने को मिला था। अब चैप्टर में आएगा तो आपको बताएँगे आगे कभी। एस्टैब्लिश किया इन्होंने पीस बिल्डिंग कमीशन, ह्यूमन राइट्स की बात की, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 2001 में। बान की मून जो है रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया से थे, साउथ कोरिया जो है ना, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है जो कि अपनी मर्ज़ी चलाता है सबके ऊपर, साउथ कोरिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। 37 पैरेलल जो है इसको डिवाइड करती है इनको लाइन को। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज की बात की इन्होंने, फोकस किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे 2015 तक, ठीक है? फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरू हो गए 2015 से 30 तक जो है अचीव करने हैं, जो कि लग नहीं रहा अचीव हो पाएँगे। ओके, तो वर्क्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड एम्फेसिस किया कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की इन्होंने। एंटीनियो ये गुटरेस तो बहुत बड़ा नाम है इनका, ये पोर्चुगल से थे, फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, 2017 से जो हैं ये जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में भी थे, ओके, और प्रेसिडेंट रह चुके हैं सोशलिस्ट इंटरनेशनल के, ये सर्व कर रहे हैं 9th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ओके। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, फंक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी रियलिटीज़ थी उसको ये दिखा रहे थे, ठीक है? आफ्टर द सेकंड जो कोल्ड वॉर के बाद में रियलिटीज़ थोड़ी बदल गई, है ना? चीज़ें बदल गई इंटरनेशनल लेवल पे, अब यूएसएसआर भी नहीं रहा, अब यूएस का डोमिनेंस बढ़ रहा है ना? तो कुछ चेंजेस की बात की गई, जैसे चेंजेस हुए। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था कोल्ड वॉर के बाद में, है ना? उसमें से 15 देश निकल के आए थे। यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर निकल के आया था। रिलेशनशिप जो यूएस जो रशिया था और जो सक्सेसर रशिया जो उसको सक्सेसर कहा जाता है यूनाइटेड जो सोवियत यूनियन का एंड द यूएस जो था उसका थोड़ा कोऑपरेटिव देखने को मिला रिलेशंस, है ना? चाइना फास्टेस्ट इमर्जिंग ग्रेटेस्ट पावर बनता गया, ग्रेट पावर बनता गया। इंडिया भी एक अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, है ना? इकोनॉमीज़ जो थी एशिया की वो ग्रो कर रही थी बहुत ही अच्छे रेट में। मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। कई सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन को जॉइन कर लिया था, वो इंडिपेंडेंट मेंबर बन गई थी। सोवियत यूनियन मतलब एक नया देश बन गई थी ना, फिर उन्होंने भी जैसे कि यूक्रेन भी जो है निकला था, ओके। तो वो भी यूएन को जॉइन कर लिया, है ना? तो होल सेट ऑफ न्यू चैलेंजेस निकल के आ रहे थे वर्ल्ड में, जैसे कि जीनोसाइड, सिविल वॉर हो रहा था, एथनिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, टेररिज्म हो रहा था, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन हो रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स निकल कर के आ रही हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी, नए-नए चैलेंजेस निकल के आ रहे थे, जिसके लिए ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म किया जाए। इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में 1989 में जो है कोल्ड वॉर एंड हुई। ओके, क्वेश्चन था कि वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है जो आज के टाइम पर यूएन क्या कर रहा है ना? आज के टाइम पर सिचुएशन बदल चुकी है और यूनाइटेड नेशन क्या कर रहे हैं, है ना? तो कोविड के बाद से भी यही बात की जाती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब तो यूएन में रिफॉर्म कर दो, ठीक है? आगे चल के भी यही बात होगी कि यूएन में रिफॉर्म कर दो, कर दो, कर दो, करना है नहीं। तो बोला जा रहा था कि क्या यूएन इनफ मतलब कर पाएगा? ठीक है, कर सकता है चीज़ें, जो करना ज़रूरी है, क्या यूएन वो कर सकता है ना? क्या करे यूएन? किस तरीके से करे? तो क्या रिफ़ॉर्म ज़रूरी है? कैसे रिफ़ॉर्म करें, है ना? किस तरीके के चेंजेज़ लाएँ? किस तरीके से हम यूएन को और बेटर बनाएँ? ओके, तो पास्ट डिकेड में भी और ये सारी बात की गई। तो हाफ़ से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, आधे से ज़्यादा जो कोशिश कर रहे हैं कि सैटिस्फैक्टरी एंड प्रैक्टिकल आंसर निकाल कर के लेकर आएँ, किस तरीके से यूएन में रिफ़ॉर्म किया जाए, है ना? बेसिकली यूएन में रिफ़ॉर्म करने के लिए भी उनका जो 5 परमानेंट बैठे हुए हैं ना, उनका भी जो चाहिए, ठीक है? कंसेंट चाहिए उनका, वो लोग नहीं देने वाले कंसेंट क्योंकि उनकी वीटो चली जाएगी। कहते हैं कि वीटो पावर को खत्म ही कर दो ना, पर वो लोग ये भी नहीं करने दे रहे हैं, है ना? तो पता नहीं कभी होगा रिफ़ॉर्म इसका, ओके?
तो अब हम आगे का चैप्टर जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है, यहाँ से जो है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखना आप ज़रूर सेकंड पार्ट। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।